इंडिया न्यूज 1 के सीधे कार्यक्रम पंचों की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में आज हमारे अतिथि के रूप में श्री गोविंद पाराशर जी, जो अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी हैं, हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका स्वागत। उनके बीच में भाई विमल कुमार वाल्मीकि एडवोकेट, जो हमारे बीच में आए हैं, उनका भी स्वागत और वंदन अभिनंदन। वाल्मीकि समाज के कर्मचारी नेता है श्री श्याम कुमार करवड़े जी, जो हमारे बीच में हैं, उनका भी नमन और वंदन। समाजवादी नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष उमर वली शेर हमारे बीच में है, उनका भी वंदन और अभिनंदन। जैसा कि एक विषय चल रहा है, एक समस्या आ रही है, लोगों के मन में एक प्रश्न उठने लगा है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है, अब उसमें संशोधन कर देना चाहिए अथवा उसको समाप्त कर देना चाहिए का एक आवाज़ उठने लगी है। क्या वास्तव में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है? इस विषय को लेकर के आज हम आपके माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल गोविंद जी आपसे है कि क्या अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है? क्या उसमें वास्तव में संशोधन करने की आवश्यकता है? पहले तो मैं इंडिया टीवी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस डिबेट को रखा। हकीकत में इस बात को उजागर होना चाहिए। जिसके लिए ये स्टेट बनाया गया था वो इसका फायदा नहीं उठा पा रहा है। इसके फायदे हम तुम जैसे लोग पहला फुसला के और इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और जिनके लिए ये बनाया गया था वो तो इस फायदा उठा ही नहीं रहे, और उन लोगों को इस चीज का फायदा भी नहीं मिल रहा है। वो तो पीड़ित बेचारा घर पे जाके बैठ जाता है या सो जाता है। लेकिन कुछ लोग उस चीज को, जैसे किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी को फंसाना हो, हमारे भाई को आगे करके उसको उसके भिड़ाना, गाली गलौज करवाना और अपना फायदा उल्लू सीधा। इसका फायदा कौन उठा रहा है? बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, ये लोग उठा रहे हैं। लेकिन जो स्टेट बनाया गया था वो बेचारे गरीब के लिए, जिसकी कोई सुनवाई नहीं करता था, आज भी उस बेचारे की सुनवाई कोई नहीं कर रहा। क्या गोविंद जी इसमें अब आवश्यकता है कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए? इसका दुरुपयोग हो रहा है? नहीं, संशोधन करें या ना करें, लेकिन इतना है जिसके लिए ये बनाया गया है उसको इसका फायदा मिलना चाहिए। जिससे उसको फायदा मिलना चाहिए गरीब का। जिस गरीब के लिए स्टेट बनाया था बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, या इसमें संसद में पेश हुआ था, वो इसका फायदा उठाना चाहिए जो उसको नहीं मिल रहा है। आज सब पैसे वालों को मिल रहा है, किसी गरीब को नहीं मिल रहा। हमारे बीच में विमल कुमार जी, विमल जी बताएं कि क्या जो विषय है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण को संशोधित किया जाना चाहिए, क्या उसका लाभ, जैसे गोविंद जी कह रहे हैं कि अभी तक जो है अनुसूचित जाति के जो वास्तव में लोग हैं उनको नहीं मिलता, लोग अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ये इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर कुल मिलाकर ये है कि जब इस देश में आज डिबेट होनी चाहिए थी जातिवाद पे, इस कानून का जो बनाने की प्रक्रिया हुई उसकी आवश्यकता संसद को क्यों महसूस हुई? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा, इस देश में भारी पैमाने पर छुआछूत, जाति के नाम पर अपमान करना और जाति के भेदभाव के हिसाब से ही उसके रहन सहन, सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर सारे तय किए जाते हैं। इन सारे भेदभाव को मिटाने के लिए 1989 में एक कानून बनाया जिसका नाम है SC/ST एक्ट। उस कानून के हिसाब, इसके कानून के अमल में आने के बाद भी आज भी तस्वीर ये है कि जहाँ पर भी SC/ST के लोगों के ऊपर जब अत्याचार किया जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। उसकी सुनवाई के लिए समाज के संगठनों को या राजनीतिक संगठनों को जब सामने आते हैं, जब कहीं जाकर उस एक्ट पे अमल होता है। करवड़े जी, विमल जी और गोविंद जी का ये कहना है कि जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, जब तक लोग अत्याचार पर सामाजिक रूप से आंदोलन नहीं करते तब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती। क्या वास्तव में ऐसा होता है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर संशोधन की आवश्यकता है, उसका दुरुपयोग होता है? बहुत ही अति संवेदनशील और अपरिहार्य
विषय आज आपने उठाया है इसकी बहुत आवश्यकता है, ज्वलंत मुद्दा है। देखिए, जैसा वकील साहब ने कहा था, जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 17 क्या है? ये छुआछूत अस्पृश्यता कानून निवारण एक कानून है। पूरे देश में वो चला, लेकिन उसको क्रियान्वयन में बहुत कमियां रहीं, उसको क्रियान्वयन नहीं हुआ। छुआछूत बढ़ती गई, अस्पृश्यता बढ़ती गई, जाति भाव बढ़ता गया, भेदभाव बढ़ता गया। तो फिर लोकसभा में अनुसूचित जाति उत्पीड़न अधिनियम 1989 का निर्माण हुआ और इस बात को बहुत गंभीरता से आप ग्रहण करें और अध्ययन करें। लोकसभा की कार्रवाई में ये कहते हुए आया कि हाँ, हम अनुच्छेद 17 का अनुपालन नहीं कर पाए हैं, इसलिए इसका कठोरता से अनुपालन और जो है हो और संशोधित करते हुए 89 अधिनियम बना। एक मिनट में सुनना, एक मिनट में भी सुन लीजिए। अधिनियम बना, अधिनियम का दुरुपयोग हम क्यों करेंगे? हमारे लाभ के लिए बना है, हमें फायदा हो रहा है, हमें ढाल मिली है कानूनी, हम उसका दुरुपयोग कौन करेंगे? दुरुपयोग तो ये लोग करते हैं जो केवल अपनी जातीय मानसिकता से ग्रस्त है। मैं एक उदाहरण देता हूं कल का, आज के समाचार पत्रों का। एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है, पति पत्नी पर जो एक छोटे बच्चे से उसका जो है दुर्व्यवहार किया गया, SC/ST एक्ट लगा और आज कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उप मुख्यमंत्री जब आगरा में आए और किन्हीं तथाकथित लोगों ने मांग रखी और आज उसको निरस्त कर दिया गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिसने ये नियम बनाया, भैया जिसने ये नियम बनाया है, इसने ये कानून बनाया है, एक उप मुख्यमंत्री के प्रेशर से, एक उप मुख्यमंत्री के प्रभाव से ये जो 310 का जो है मुकदमा स्थगित कर दिया, निरस्त कर दिया। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम सही हैं या वो लोग सही हैं जिनकी कथनी करने में अंतर है। ये ज्वलंत मुद्दा है, यथावत रहना चाहिए और 1989 के इस एक्ट का और कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के लिए जो लोग जिम्मेदार है, प्रशासनिक अधिकारी, शासन, प्रशासन, उन पर जो है अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। वली सेठ जी, जिस तरीके से गोविंद जी ने कहा, विमल जी ने कहा, कंवर जी ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है, जो मांग इस समय उठ रही है, क्या वास्तव में अनुसूचित जाति के लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं? राकेश जी, पहले तो मैं आपको और आपके इंडिया वन न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करता हूं, जो आपने एक ऐसा गंभीर मुद्दा को लेकर के आप डिबेट रखी है। इस बात के लिए आपको, आपकी टीम को, आपके चैनल को धन्यवाद। मैंने अभी अपने तीनों साथियों को सुना। सबसे पहले गोविंद जी ने जो आपने सवाल किया था उसका आपको कोई उत्तर नहीं दिया, उसका कोई जवाब नहीं मिला। आपने जो पूछा उसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि साहब वो जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, जिनके साथ घटना होती है, कुछ भी उनके साथ मारपीट होती है, उनके साथ जाति शब्दों के प्रयोग किया जाता है और वो अपने घर पे जाकर के चुपचाप बैठ जाते हैं। उस बैठने का कारण क्या है? क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि हमारे लिए कानून तो बना है, मगर वो हमारे लिए नहीं, वो हम पे ही इस्तेमाल किया जाएगा। कल हम अगर मुकदमा किसी भी तरह से लिखा भी देंगे तो उसमें FIR लगा करके हमको ही दोषी ठहरा दिया जाएगा, इसलिए वो अपने घर जाकर के बैठे। माना गोविंद जी, ये माना जाए कि जो राय आमतौर पर निकल के आ रही है, आपको क्या लगता है कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में जब अत्याचार होता है तो प्रथम दृष्टया ये माना जाता है कि इसके द्वारा जो बात कही जा रही है कि इसके साथ उत्पीड़न हो रहा है वह झूठ है, पहले उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद में वो लागू किया जाएगा। क्या ये यहाँ तक सत्य है? मैं आपको बता दूं
अभी मेरे मित्र सपा से कह रहे थे वो बात सच। अगर वही अंजलि सपा का होगा तो उसके लिए सपा लड़ाई लड़ेगी, बसपा का होगा तो बसपा लड़ाई लड़ेगी, बीजेपी होगी तो बीजेपी लड़ाई लड़ेगी। कभी आप लोगों ने इंसानियत के नाते कोई देखा? अभी तुम्हारे यहाँ पे क्या कहते हैं हाथरस में जो कांड हुआ था, कितने हमारे भाइयों ने उसकी आवाज उठा दी? बताओ, कितने भाइयों ने आवाज उठा दी उसकी? पूरे देश ने मिलकर आवाज उठाई है, पूरे देश ने मिलकर उठाई है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, पूरे देश ने मिलकर आवाज उठाई है, पूरे देश ने। उसमें कोई बसपा सपा की बात नहीं है। पूरे देश के प्रत्येक नागरिक ने, पूरे देश के प्रत्येक नागरिक ने आवाज उठाई है। वो पूरा, हाँ, हमने लाठियां खाई, पूरे देश ने जो है, पूरे देश ने आवाज उठाई है। आज पूरे देश ने आवाज उठाई है किसी और सही मायने में पूछी जाए तो बीजेपी ने आवाज नहीं उठाई थी, सत्तारूढ़ दल ने इसकी आवाज नहीं उठाई। हमारी आवाज को दबाने का काम किया गया, हमारी आवाज को दबाने का काम किया गया, हमारे संगठन को तोड़ने का काम किया गया, हमारे आक्रोश को शांत करने का काम किया गया, एक आक्रोश को शांत करने का काम किया गया, ये अनारकल प्रलाप किया गया, हमारे केस को मजबूत करने, एक सरकार सत्तारूढ़ दल ने जो है हमारे केस को कमजोर करने का काम किया गया। सारे लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाए, ये बिल्कुल गलत हुआ। बीजेपी ने पूरी तरह से विरोध, बीजेपी ने आवाज तो उठाई, मगर वो आवाज इसलिए उठाई कि हमारी आवाज उठाई, हमारी आवाज उठाने के लिए अपने आवाज उठाया। बीजेपी के वाल्मीकि सांसद और विधायक ने आवाज नहीं उठाई, बीजेपी के वाल्मीकि विधायक ने आवाज नहीं उठाई, वाल्मीकि सांसद ने उठाई नहीं, आवाज नहीं उठाई। ये हमारा जो है घोर अन्याय है, हमारे साथ घोर अन्याय है। ये हमारी आवाज को दबाने का काम किया गया, पूरी बीजेपी ने ताकत लगा दी, पूरी सरकार ने ताकत लगा दी। विषय से भटक गए हैं। हमारा प्रश्न ये है कि अनुसूचित जाति के लोगों पर जब अत्याचार होता है या कोई घटना होती है तो प्रथम दृष्टया क्या इस बात को प्रशासन मानने के लिए तैयार होता है कि क्या उसके साथ में घटना हुई है, वो जो बता रहा है वो सही है? मेरे जवाब का उत्तर तो दिया नहीं इन्होंने। अभी वहीं पे हम हाथरस वाले कांड पे आते हैं। जी हमारे श्रीकांत वाल्मीकि ने पुतला फूका था और पूरी रात वो जेल में रहे, उनको जेल भेज दिया। अकेले नहीं रहे, तमाम लोगों ने लाठियां खाई है, घटनास्थल पर लाके लाठियां खाई है, वो जेल गए हैं, तमाम देश के लोग मुकदमे लगे हैं, उनके ऊपर देश के मुकदमे लगे हैं, हमारे ऊपर मुकदमे लगे हैं, हमारे ऊपर मुकदमे लगे हैं। हम देश ये हमारी आवाज को ये काम भी जो उदाहरण है, ये भी हमारी आवाज को दबाने का काम है, हमें डिमोलाइज करने का काम है, हमारे कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का काम है। अत्याचार है, ये कानून तानाशाही है, ये पूरी तरह से तानाशाही है। इस देश में जो कभी नहीं हुआ, हाथरस कांड में जो हुआ है, बीजेपी की जो भूमिका है संदिग्ध है, बीजेपी की भूमिका टोटल के हमारी आवाज को दबाने का, पूरे देश की आवाज को दबाने का काम है, पूरे देश की आवाज को दबाने का काम है। आप लोग कर रहे हैं। हमारे भोले वाले गरीबों को आप बसा के उनको बुक करके उनको जो एसटी एक्ट का जो मुकदमा वो कायम करना चाहते थे, वो आप जैसे नेता लोग आगे करके। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, भैया मेरी बात सुनिए, आपके प्रश्न का उत्तर है, मैं प्रश्न से संबंधित बात करता हूँ। आपका प्रश्न है कि एससी एक्ट रहे या नहीं रहे, इसमें मतलब क्या? एक मिनट मैं पूछना चाहता हूं आपसे ही, क्या 2 अप्रैल 2019 भूल गए? पूरे देश में कोहराम मच गया था, 2018 में कोहराम मच गया था पूरे देश में, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर थोड़ा अलग हटने की बात कही थी। 2 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर बिना नेताओं के, बिना भीड़ के, बिना जो आवाज उठी थी, वो इस बात का समर्थक है। लोकतंत्र की आवाज है, लोकतंत्र की यही आवाज है कि एससी एसटी एक्ट रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, और उसको कठोरता से पालन हो। बीजेपी बेवकूफी, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो बीजेपी के इशारे पर था, 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 जो भी कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी। लेकिन हमने, हमारे देश ने, पूरे देश के अनुसूचितों ने एक साथ होकर उस आंदोलन किया। नहीं जी, आप जिस मुद्दे से बदल दिए भाई, बदल दीजिए। हाथरस का कोई मतलब नहीं है।
एक मिनट में ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी भावना को दबा रहे हैं। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। ना भटके, हमारे बीच में विमल कुमार जी हैं। विमल जी बताइए, ये जो प्रश्न है हमारा कि क्या जब अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ में घटना होती है, प्रथम दृष्टया उसकी बात को सही माना जाता है या उसमें जांच के बाद में उसे सही माना जाता है? प्रश्न हमारा ये है, जिसे ये है, आप अपनी राय व्यक्त करें। सारी व्यवस्था, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, जिन लोगों के कब्जे हैं वो इसी मानसिकता वाले लोग हैं। और जब कहीं जाकर के हमारे लोगों के विरुद्ध ऐसा जो मामला आता है, घटनाएं होती हैं, जब घटनाएं होती हैं, बहुत से लोग तो जाति बाहुल्यता की वजह से और अन्य कारणों से कि उनकी कोई पहुंच नहीं है या वो किसी समाज से मिल नहीं पाते हैं, इस कारण बस वो थाने तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और उनकी आवाज पहुंच ही नहीं पाती है, ना किसी समाज के सामने आ पाती है। इस कारण बहुत से मामले तो सामने आते ही नहीं है। नहीं तो दिन प्रतिदिन एक दिन में हजारों मामले SC/ST एक्ट के घटित होते हैं और प्रशासन का यही मानना होता है, क्योंकि NCR भी जो कि क्राइम को नोट करती है, ये सारे के सारे प्रशासन ये चाहता है कि मेरे थाने में किसी भी प्रकार का गंभीर अपराध पंजीकृत ना हो। इसलिए सबसे पहले इनकी प्राथमिकताएं होती हैं कि SC/ST एक्ट का अगर कोई मामला आए तो उसको संज्ञान में ना लिया जाए। संज्ञान में कब लिया जाता है? जबकि समाज के लोग बड़े पैमाने पर उस घटना के विरोध में सड़कों पे आते हैं, अपना विरोध जाहिर करते हैं, जब कहीं जाके इसे प्रशासन और शासन की कानों में जो जू रहती है और जब पीड़िता को न्याय की बात होती है। जिसका कि सीधा उदाहरण मैं आपको दे दूं, जो हाथरस में हुआ, और हाथरस में ही नहीं, कई ऐसे कांड हुए जिनमें के चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उनमें SC/ST के लोगों को न्याय नहीं मिला। और मैं बताना चाहता हूं कि जो संशोधन की बात हो रही है वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अन्याय है। अगर संशोधन की बात हो रही है और अगर इसमें बदलाव की बात हो रही है, इन्हें तो ये अगर बड़ी जात के जितने भी भाई बहन हैं मेरे, अगर इन्हें इस कानून से बहुत ज्यादा आपत्ति है तो इन्हें तो ये चाहिए कि जाति व्यवस्था ही खत्म हो। कितने लोग हैं जो कि जब SC/ST के व्यक्तियों पर जब अत्याचार होता है तो कितने जनरल कास्ट के लोग मेरे उस पीड़ित के पास आते हैं और उसे ढाढ़स बनाते हैं या उसकी मदद करते हैं। वो बताएं वो मदद किसकी करते हैं? जिसने के अत्याचार किया है उसकी मदद करने का काम करते हैं। आज भी जो आवाज उठी है, ये आवाज उठनी चाहिए थी इनकी तरफ से कि हम जाति का विनाश करेंगे, समता मूलक समाज की स्थापना के समर्थक हैं हम, पर नहीं, इन्होंने डिबेट अगर ये हुई है तो ये डिबेट में ये हमें आश्वस्त करते कि नहीं, हमारा पूरा समाज अब जाति विनाश पे काम करेगा, अब सब भाई एक होंगे, समानता की बात करेंगे। संविधान के गोविंद जी विमल जी का सीधा प्रश्न ये है कि सामान्य समाज को अब ये मांग उठानी चाहिए कि अनुसूचित जाति के साथ में यदि अत्याचार होगा तो सर्व समाज उसके साथ में होगा, उसे न्याय दिलाने के लिए। क्या ये प्रश्न, ये इनकी बात ठीक है? क्या होना चाहिए? पहले तो इसमें कोई संशोधन नहीं हो रहा है, मैं बता दूं आपको, इसमें ST एक्ट में कोई संशोधन नहीं हो रहा है। जो पहले था वही है, पहले गिरफ्तारी उसके बाद जांच, ये पहले से जैसे ये है कि मांग है, क्या सामान्य समाज को इस बात पर अब मांग उठानी चाहिए? अगर कोई गरीब उस पर अत्याचार हो रहा है, उसके साथ सब समाज खड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? होते क्यों नहीं होते? सब होते। एक मिनट, आप हाथरस के, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। हाथरस में 12 गांव की पंचायत हुई, 144 धारा लगी हुई पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और 12 गांव की पंचायत हुई। अगर उस 12 गांव की पंचायत के लोग अगर उस पीड़ित के परिवार के पास जाते और उसके आंसू पहुंचने का काम करते तो भाईचारा कायम होता कि कटुता पैदा होती। इस एक्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि अगर आप अपनी नीतियों में और नियत में सुधार कर लेते, पर आप अपनी नीति और नियत में जब तक सुधार नहीं करेंगे, जब तक हमारी ये मांग रहेगी। और अगर कोई संशोधित, हमारी बात को सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, अगर किसी ने भी संशोधित या परिवर्तित करने की बात कही
तो 2 अप्रैल को कोई भूले नहीं, 2 अप्रैल को कोई भूले नहीं। उससे भी ज्यादा हम अपने गर्दनें कटाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए तैयार हैं। मनीषा जी बताया, प्रश्न ये है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ में जब घटना होती है तो प्रथम दृष्टया क्या उस बात को सही माना जाता है, या फिर उसमें जांच के बाद ये माना जाता है कि इसके द्वारा बात कही गई है वह सही है? प्रथम दृष्टया क्या अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ में होने वाले घटना को सही माना जाता है अथवा नहीं, ये प्रश्न है। इस पर आप अपनी राय दें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी मुकदमे ऐसी एक्ट में जो दर्ज होता है उसमें पहले तो जांच ही होती है, और जांच के बाद में उसमें सत्यता सामने आती है कि सच है या गलत। मगर जहां तक प्रश्न है कि जांच का, वो जांच के नाम पर खेल करते हैं, जांच के नाम पर घपला करते हैं, जांच के नाम पर। अभी मैंने आपको बताया था, क्या इस बात को माना जाए कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ में घटना होने पर, एक सेकंड वकील साहब, होने पर प्रथम दृष्टया ये माना जाता है कि इसके द्वारा कही गई बात झूठ है, जांच के बाद में ही वह सच साबित होगी? करुणा जी बताएं। हमारी सोच तो ये है, जब कोई ऐसी मुकदमा कोई भी मेरे पास एक उदाहरण है, मुकदमा लिखाता है तो सही लिखाता है, गलत नहीं लिखाएगा। एक रिकॉर्डेड मुकदमा है, मैं विषय से बिल्कुल नहीं भटकूंगा। ये रिकॉर्डेड मुकदमा है, ये मैं बताता हूं आपको। थाना सदर बाजार का मामला है, नहीं थाना ताजगंज का मामला है, और मुकदमा अपराध संख्या 0959 है। तारीख है 7 अक्टूबर और धारा है 304, 323, 504, 312 वाह। ये ऐसी एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ थाना ताजगंज में, और थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीओ इसके जांच अधिकारी बने, और इसमें इतना विलंब हो गया कि इसके बाद एक बहुत जबरदस्त दुर्घटना घटी। गिरफ्तारी हुई नहीं, बयान हुए नहीं, कोई कार्रवाई हुई नहीं, और जो जिसके ऊपर ये एक ठाकुर जाति के व्यक्ति पर जो ये मुकदमा दर्ज हुआ था, उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री को आगरा बुलवा लिया, और उसमें उनसे मिलने गए। तब तक हमारे व्यक्ति को, निरीह व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को, जिसने FIR दर्ज कराई थी, SC एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था, उसको पंचायत बुलाई, और पंचायत ने, हम नहीं कह सकते किसने मारा, लेकिन जिन्होंने जिनके अपराधी थे, जो अभियुक्त थे इस मुकदमे में, पति पत्नी दोनों, उनमें से एक ने आग लगा के अपने आप को आत्महत्या कर दी। आत्महत्या की, हत्या की, ये अलग विषय, हम इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये निवेदन करना चाहते हैं, हम विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि इतने दिन में यदि ST एक्ट में गिरफ्तारी हो जाती, अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता, तो शायद ये इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती, जो एक अमानवीय घटना है, 1 मिनट में। और उसके बाद हम कैसे नहीं मान लें? हमारी मांग, हम कार्रवाई नहीं की, और तत्काल जो उप मुख्यमंत्री के आदेश पर इस FIR को, हमारे SC एक्ट के मुकदमे को हाथ नहीं लगा दी, निरस्त कर दिया गया, इसको झूठा साबित कर दिया गया। ये आप बताइए हमारे साथ क्या है, ये क्या है, ये इसमें नहीं किया, उसको गलत कमजोर कर दिया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सीधा समझा जाता है, जब हमारे आगरा जैसे महानगर में, जहाँ 2 लाख वाल्मीकि रहते हैं, 3-3.5 लाख जाटव समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ जो है मतलब दलित बाहुल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में, उस जिले में, उस तहसील में, उस थाने में FIR निरस्त कर दी जाए, और एक में सब नहीं, FIR निरस्त कर दी जाए, और एक मुकदमा झूठा हमारे पीड़ित परिवार पर लगा दिया जाए, उनको जेल भेज दिया जाए। इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और 2 अप्रैल के, ये जनमत का देश है। एक बात बताया, मैं पूछना चाहता हूँ, आप एक टेक्निकल सवाल करना चाहता हूँ। अनुसूचित जाति के चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे किसी दल के हों, वो चुन के जाते हैं, हमारे वोटों से चुन के जाते हैं, और जब हमारे वोटों से चुन के जाते हैं तो वही हमारा पक्ष है। उससे ज्यादा मजबूत और दूसरा कोई पक्ष नहीं हो सकता कि हम चाहते हैं कि SC एक्ट रहे, और रहे नहीं
इसका कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जाए और दोषियों के विरुद्ध इस आगरा वाले मामले में भी सीओ को तत्काल निलंबित किया जाए क्योंकि उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बात पुनः हम अपने मूल विषय पर आते हैं गोविंद जी। विषय ये है कि क्या अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का दुरुपयोग होता है, क्या उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है? इस पर इधर उधर की ना कहकर सीधी स्पष्ट बात हो कि संशोधन करने की आवश्यकता है अथवा नहीं। गोविंद जी सीधी राय एक बार सीधी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, संशोधन होने से क्या हो जाएगा? संशोधन नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा? आपका उत्तर यह है कि संशोधन नहीं होना चाहिए। एक मिनट, करने वाला पुलिस वाला, चाहे वो दरोगा हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे सीओ हो, अगर ईमानदारी से करेगा तो चाहे उसमें संशोधन करो या मत करो तो भी कार्रवाई होगी। अगर नहीं संशोधन होगा तो हो भी जाए तो भी उसमें गिरफ्तारी होगी ईमानदारी से। और जब भ्रष्ट होंगे तो चाहे तुम कितना भी संशोधन कर लो, अगर न्याय दिलाने वाला नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर न्याय प्रिय आदमी अगर न्याय करता है, सत्यता से अपना दृढ़ निश्चय करता है, पहले जो एसटी एक्ट लगता है उस पर मैं कहता हूं कि तत्काल कार्रवाई हो, क्योंकि जब तक अभी ये मेरे भाई ने बताया था वो हकीकत बात है कि वो उसको कमजोर कर दिया जाता है कि उसमें राजनीति हावी हो जाती है। और राजनीति कौन करते हैं? हम जैसे चार भाई। आपकी राय नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इसमें, जैसे पहले था वही रहना चाहिए। दूसरी बात आपको बता दूं कि ऐसे में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे पे केस में किसी गरीब के साथ राजनीति होती है तो उस नेता को भी उसी के साथ लपेटा जाए, क्योंकि राजनीति होने के बाद उस गरीब को न्याय नहीं मिलता है। वो गरीब एक अपने आप को ठगा सा महसूस कर लेता है और वो जाके अपने घर में आप नेताओं के चक्कर में, नेता लोगों के चक्कर में गरीब को न्याय नहीं मिलता है। आप सभी हमारे जो अतिथि है इस विषय पर चर्चा के लिए बेवाकी से हमारे बीच में हमारे आमंत्रण पर आए हैं और आप सभी लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर एक राय होकर के ये की है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आप सबका एक बार पुनः इंडिया न्यूज़ की तरफ से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। नहीं, एक सेकंड तो मुझे सुन लीजिए, आपको एक सेकंड सुन लीजिए, बहुत धैर्य के साथ कहूँगा मैं अपनी बात। मैंने जो प्रकरण रखा आपके सामने उसमें किस स्तर से लापरवाही हुई। हमारे एक सजग व्यक्ति ने, पढ़े लिखे व्यक्ति ने, उसके पास अत्याचार हुआ, उसने अपना कानून का सहारा लिया, उसी धारा जिस धारा की आप चर्चा कर रहे हैं उसने मुकदमा दर्ज करा दिया, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। मेरा निवेदन ये है कि यदि कार्रवाई हो जाती तो जो निर्दोष व्यक्ति हमारे वाल्मीकि पति पत्नी दोनों जो जेल में है वो जेल में नहीं होते। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए कहाँ नेतागिरी है? और जहाँ तक सवाल ये नेतागिरी का है, लोकसभा काय के लिए है? मुझे बताएं साहब आप। लोकसभा विस्तृत रूप से राजनीति का केंद्र है और लोकसभा में ये तत्काल जो है कार्रवाई होती है, कानून विधायिका में कानून बनता है। क्या राजनीति, क्या राजनीति? राजनीति तो वो लोग करते हैं जो दल में आ जाते हैं, जिनकी मानसिकता अभी तक हमारे दलित वर्ग के लिए पूरे देश में जो मानसिकता सवर्ण जाति के लोग जिनकी मानसिकता अभी नहीं बदली है, वो जब तक नहीं बदलेगी तब तक हमें कन्या नहीं मिलेगी। कानून में संशोधन करना चाहिए, ये मानसिकता नहीं मानसिकता। देखिए अभी हमारे गोविंद जी ने कहा था, मैं आज उन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि अनुपालन कौन करेगा? अगर ये जांच किसी समझ जाति के व्यक्ति के हाथ में होगी और उसकी मानसिकता दलित विरोधी होगी तो मुझे न्याय कहाँ से मिल जाएगा? जरा मुझे बता। अरे किसी पे जांच मुझे कहाँ सस्पेंड कर देते हैं, उसको सस्पेंड कर देंगे। करुणेश जी चाहे अनुसूचित जाति का व्यक्ति करे जांच, चाहे सामान्य समाज का व्यक्ति करे जांच, चाहे ओबीसी समाज का व्यक्ति करे, यदि कानून में कठोरतम व्यवस्था होगी कि इस जांच में लापरवाही बरतने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये राजनीतिक क्षमता। मैं एक सवाल आपसे सवाल करना चाहता हूँ। एक सवाल, अभी फिलहाल जब से मुख्यमंत्री बने हैं हमारे ठाकुर जाति के व्यक्ति, लगातार दलितों में और दलितों में भी वाल्मीकियों पर जितने अत्याचार ठाकुर जाति एक जाति विशेष में करे हैं, उसके लिए उत्तरदायी मानसिकता नहीं है, उसके लिए उत्तरदायी उसकी पीठ पीछे वाला जो समर्थन नहीं है, तो वो कैसे करते थे? अभी परसों मुख्यमंत्री ने तो बयान दिया है कि तिल का ताल बना दिया। केवल बताइए उसको, केवल मुख्यमंत्री एक बेटी के साथ उतरी केवल उसको मुख्यमंत्री
इससे बड़ा दुर्भाग्य आगरा में आए, ये नहीं जो हमारा, वो भी हमारे तो मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, फिर हमारे से बात कर रहा हूँ। केवल उप मुख्यमंत्री आए, उसके दबाव में ये जो है मुकदमा वापिस हो गया। विमल जी बता जल्दी से अपनी बात कहें, समय मैं केवल अपने भाई से, केवल गोविंद पाराशर से इतनी बात करना चाहता हूँ कि आप हमें विश्वास दिलाइए कि जो सामाजिक ताना बाना है ऊंच नीच का खत्म होना चाहिए और जो नीति नियत है वो आपके द्वारा समानता के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, बिगुल फूका जाएगा या नहीं। जब जब दलित के ऊपर या अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर जब कोई किसी भी जाति के द्वारा अगर अत्याचार होगा, क्या सवर्ण जाति के लोग आपके नेतृत्व में या जो पार्टी है जो नेतृत्व करती है सवर्णों का, क्या वो उसके पक्ष में आएंगी, भाईचारा बनाएंगी या नहीं? मैं आपको बता दूं, कोई भी गरीब और कमजोर जो भी हमारे पास आएगा, हम सबकी बात नहीं करते, हमारे पास आएगा, हमें जानकारी होगी कि इसका शोषण हो रहा है, वहाँ पे गोविंद पाराशर को आप खड़ा दीजिए। समाज का प्रतिनिधित्व तो आप ही लोग करते हैं। मैं समाज की नहीं, मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, मैं समाज की बात नहीं करता हूँ। कभी भी सवर्णों की राजनीति नहीं की है, मैं बता दूं, मैं सब समाज की राजनीति करता हूँ। का स्वागत समय मैं सब समाज की राजनीति करता हूँ, मैं सवर्णों ठाकुर राम प्रकाश चौहान के पास जाएगा, पच्छाल का सिंह के पास जाएगा, महेंद्र हरिदमन सिंह के पास जाएगा, हमारे पास आएगा काय को, और आप कुछ करेंगे नहीं। आप खुद जातिवादी से प्रेरित हैं, आप खुद छुआछूत करते हैं, आपके घरों में अभी कोई परिवर्तन नहीं आया है, और स्वदेशी की बात करते हैं। आज आप भी कोलगेट का विदेशी कोलगेट से जो आप दांत मांजते हैं, विदेशी कपड़े आपके कपड़े पहनते हैं, स्वदेशता की बात करते हैं, जाति मिटाव की बात करते हैं, आप भेदभाव करते हैं, आप भेदभाव करते हैं, हमारे साथ अन्याय करते हैं, हमारे साथ अन्याय करते हैं। इस समय पूरे प्रदेश में, मैं देश की बात नहीं करता, इस समय पूरे देश में थाना प्रभारी सारे ठाकुर हैं, थाना प्रभारी सारे जो है जो ब्राह्मण है। हमें न्याय कहाँ से मिलेगा जब जातीय मानसिकता नहीं जाएगी? हमें न्याय मिलेगा कहाँ से? हमें न्याय नहीं मिलेगी, हमें उम्मीद नहीं है। हम तो केवल याद रखते हैं 2 अप्रैल याद रखते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार किया, 1-2 अप्रैल दूसरा आ जाएगा, हम किसी तरह चलेंगे, दूसरा अप्रैल आ जाएगा, पूरा देश का जनता जन अनुसूचित जाति का लोकतंत्र में जन्म सबसे बड़ी चीज है। लोकतंत्र में जनमत सबसे बड़ी चीज है। जनमत का स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं जनमत का, हम जनमत का स्वागत करते हैं, हम जनमत का स्वागत करते हैं। 2 अप्रैल को हम भूलते नहीं, भूलेंगे नहीं।